कनाडा की लेखिका मार्गरेट एटवुड एक कमाल की बात कहती हैं, वॉर इज वॉट हैपन्स व्हेन लैंग्वेज फेल्स। यानी युद्ध तब शुरू होते हैं जब हमारी कहने, सुनने और समझने की सीमा खत्म हो जाती है। ये युद्ध की विभीषिका है। जिस भाषा और सूचना तंत्र का इस्तेमाल युद्ध के ताप को कम करने के लिए होना था, उससे उन्माद फैलाया जा रहा है। यह हमारे आसपास रोजाना हो रहा है। इससे आप लगातार रूबरू हो रहे होंगे। लेकिन बाकी दुनिया का मीडिया तंत्र इस युद्ध को कैसे देख रहा है? इसके लिए चलना होगा मीडिया संस्थानों के संपादकीय पन्नों की तरफ। बताते हैं कि कहाँ क्या छप रहा है। शुरुआत इजरायली अखबार हारेट्ज से। हारेट्ज लगातार सरकार पर हमलावर है। मोसाद की नाकामी को लेकर भी अखबार ने कड़ी आलोचना की है और सख्त सवाल पूछे हैं। 9 अक्टूबर को एलोन पिंकास ने अखबार में लिखा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इसी वक्त पद से हट जाना चाहिए। इसके लिए युद्ध, करप्शन, ट्रायल या चुनाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस आशंका को लेकर पर्याप्त सबूत हैं कि हमास के खिलाफ युद्ध में उनके फैसले व्यक्तिगत, कानूनी और शुद्र राजनीतिक विचारों से प्रेरित होंगे। लेबनान से लेकर चीन तक के मामलों में वो बुरे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। किसी को भी उनसे इस्तीफे की उम्मीद नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनमें इजराइल के इतिहास के सबसे बुरे दिन के बाद ऐसा करने की शालीनता और ईमानदारी का अभाव है। इसकी वजह उन पर लगे आपराधिक आरोप भी हैं। उन्होंने सारी वैधता खो दी है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक और इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल में सहर वर्दी का ब्लॉग ध्यान खींचता है। सहर फिलिस्तीन में अवैध कब्जे के खिलाफ काम करती रही हैं। उनके ब्लॉग का टाइटल काफी दिलचस्प है, डुअल लॉयल्टी, यानी दो तरफा वफादारी। सहर ने जंग के बीच के इजराइल की दिनचर्या बयां की है। पूरा पढ़ने लायक है। मैं कुछ हिस्सा आपको सुना देती हूँ। सहर लिखती हैं, हमारे जैसे वामपंथी विचारधारा के लोगों पर अक्सर दोहरी वफादारी का आरोप लगता है। इस तरह के दिनों में ये शब्द काफी चुभते हैं। 11 अक्टूबर की सुबह जेरूसलम के बाजार में एक संगीतकार शोक गीत गा रहा है। बाजार पूरी तरह खाली है। एक महिला अपनी दोस्त से बात कर रही है कि उसे वो सब्जी वाला नहीं दिख रहा जिससे वो रोज सामान खरीदती थी। उसे आज दुकान खोलने की इजाजत नहीं मिली है। अरब लोगों की सारी दुकानें बंद हैं। एक मोहल्ले में कुछ परिवारों के लोग 2 कारों से उतरते हैं। वो लोग पहले से रो रहे हैं। बाकियों की आंखों में असहनीय दुख दिखता है। या तो उनका कोई अपना मारा गया या किडनैप हो चुका है। फिर आपकी नज़र के सामने एक सफाई कर्मचारी का वीडियो आता है जिसे सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि वो अरब है और आपकी घूरती नज़रों से नहीं घबराया। दोहरी वफादारी दोनों को देखती है, वो भी आंसुओं के साथ। शायद वफादारी सही शब्द नहीं है। ये दोहरा दुख है, दोहरा दर्द है, प्यार है। ये सबकी मानवता को बचाने की अपील है। ऐसा करना मुश्किल है। यहाँ पर मानवता दिखाना मुश्किल है। ये थका देने वाला है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ समय के हवाले कर देना चाहिए। कोई एक पक्ष चुनना बेहद आसान है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा पक्ष चुन रहे हैं, बस एक साइड पकड़िए और उसी तरफ खड़े रहिए। इससे कम से कम आपका दुख तो कम होता है। इजरायली अखबार इजराइल हायोम में तामीर हायमान लिखते हैं, रणनीतिक स्तर पर इजराइल के 3 मकसद हैं। गाजा पट्टी में हमास के शासन को समाप्त करना, हमास की सैन्य क्षमताओं का विनाश और बंधकों की रिहाई के लिए स्थितियां बनाना। इसके लिए 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प मिलिट्री ऑपरेशन का है जिसका अंत हमास के साथ युद्ध विराम के साथ समाप्त होता है। इजराइल इसी विकल्प को अब तक अपनाता रहा है, लेकिन इससे हमास का शासन समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में दूसरा विकल्प आता है गाजा पट्टी पर पूर्ण कब्जा और विसैन्यीकरण। चाहे इसमें कितना भी समय लगे, ऐसा करना ही होगा जब तक कि हमास का मिलिट्री विंग बर्बाद ना हो जाए। हालांकि दूसरे विकल्प पर अमल करने के लिए काफी समय लगेगा और भारी लागत भी आएगी। फिलिस्तीन क्रॉनिकल अमेरिका से चलता है। ये फिलिस्तीन का पक्ष रखने वाला सबसे मुखर मीडिया संस्थान में से एक है। 9 अक्टूबर को उनकी वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा। शीर्षक था, नेतन्याहूज इम्पॉसिबल ऑप्शंस इन गाजा, टू इन्वेड और नॉट टू इन्वेड। यानी नेतन्याहू के सामने बहुत मुश्किल विकल्प हैं, हमला करें कि ना करें। रिपोर्ट में लिखा है, नेतन्याहू ये दिखाने के लिए बेताब है कि इजराइल एक शक्तिशाली देश और एक क्षेत्रीय शक्ति बना हुआ है। लेकिन फिलिस्तीनी प्रतिरोध नेतन्याहू से जो चाहता है वो संकटग्रस्त प्रधानमंत्री के लिए भुगतान करना नामुमकिन है। फिलिस्तीनी नेताओं की मांगें सटीक और स्पष्ट हैं। पहली मांग है सभी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। दूसरी बात जेरूसलम में फिलिस्तीन के पवित्र स्थलों की पवित्रता का सम्मान करना और तीसरी बात गाजा की घेराबंदी खत्म करना।
इन मांगों को सही माना जाना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू और उनके धुर दक्षिणपंथी सरकार के लिए इन्हें पूरा करना लगभग असंभव है। यदि वो मान जाते हैं तो उनकी सरकार फौरन गिर जाएगी। अगर इजराइल गाजा पर फिर से कब्जा कर लेता है तो उसे रोजाना और संभवतः आने वाले कई बरसों तक फिलिस्तीनी प्रतिरोध से लड़ना होगा। ये स्पष्ट नहीं कि नेतन्याहू कौन सी दिशा चुनेंगे। आने वाले दिनों और हफ्तों में चाहे कुछ भी हो, इजराइल कई मायनों में युद्ध हार चुका है। 9 अक्टूबर को लंदन से चलने वाले मीडिया संस्थान मिडल ईस्ट आई में डेविड हर्ट्स ने लिखा, हमास के हमले के असली जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने फिलिस्तीनियों को इंसान मानना छोड़ दिया था। डेविड लिखते हैं कि 1948 में इजराइल बनने के बाद पहली बार इस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ये 1973 के अरब इजराइल युद्ध से भी बदतर है। डेविड ने इंटरनेशनल कम्युनिटी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। लिखा कि उनका पूरा ध्यान लाल सागर और हाइफा के बीच के व्यापार मार्ग पर है। यदि कोई इस रक्तपात और नागरिकों के नरसंहार का जिम्मेदार है, वो है ये सभी विदेशी नेता जो कहते हैं कि इजराइल उनके मूल्यों को साझा करता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिकी नेताओं पर निशाना साधा है। लिखा है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में घी डालने वाली अमेरिकी राजनेताओं की टिप्पणियां संवेदनहीन है। ये कहना जरूरी है कि पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका ने फिलिस्तीन मुद्दे को हाशिए पर रखा। ये बेहद क्रूर है। पश्चिमी अभिजात माने एलीट वर्ग अक्सर वास्तविक मानवीय आपदाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ये पाखंड है। अखबार लिखता है कि हम अभी भी देख रहे हैं कि अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का रवैया वास्तव में स्थिति को कंट्रोल करने की बजाय आग को भड़काने का काम कर रहा है। कनाडा से प्रकाशित होने वाले नेशनल पोस्ट ने वहां प्रो फिलिस्तीन रैलियों में हुई नारेबाजी की तरफ ध्यान खींचा। माइकल हिगिंस ने अपने लेख में लिखा, ट्रूडो को कनाडा को शर्मसार करने वाली इन अश्लील रैलियों की निंदा करनी चाहिए। दरअसल फिलिस्तीनी समर्थकों ने हमास के हमले का जश्न मनाने के लिए कनाडा की सड़कों पर प्रदर्शन किया। आतंकी हमले के तुरंत बाद कनाडा के कई शहरों में लोगों को फिलिस्तीन के झंडे लहराते, कार के हॉर्न बजाते और धार्मिक नारे लगाते हुए देखा गया। इस पर अखबार ने लिखा, ये बोलने की आज़ादी हो सकती है, लेकिन ये अभी भी नफरत का एक भौड़ा प्रदर्शन है। हमारी सड़कों पर अश्लीलता हमारी अंतरात्मा पर शर्म की बात है। ट्रूडो ने हमास के बर्बर क्रूर आतंकवादी हमलों की सही निंदा की है, लेकिन कनाडा में तेजी से बढ़ती फिलिस्तीन समर्थन रैलियों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अखबार आगे लिखता है कि इनकी निंदा जरूरी है। क्या ट्रूडो अब इन रैलियों की निंदा करेंगे या वो चुप्पी साधे रहेंगे? ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने भी इजराइल हमास जंग को प्रमुखता से कवर किया। 8 अक्टूबर को संपादकीय में उन्होंने लिखा, मिडिल ईस्ट में एक नया और घातक अध्याय शुरू हुआ। टिप्पणी की, इस संघर्ष की सबसे बड़ी विफलता खुफिया और सुरक्षा की नहीं बल्कि राजनीति की है। कुछ ही महीने पहले यूएन के मिडिल ईस्ट मामलों के एम्बेसडर ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया था कि ये विवाद बढ़ रहा है। 2005 में दूसरा इंतिफादा खत्म होने के बाद 2022 का बरस इजराइल, वेस्ट बैंक और जेरूसलम में सबसे खूनी साल रहा। पिछले 2 दशकों की तुलना में इस साल वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की रेड्स बढ़ी। फिलिस्तीनियों ने दशकों का कब्जा झेला है। अपने देश का सपना धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सेटलर्स की हिंसा बढ़ रही है। 15 बरसों की नाकेबंदी ने गाजा की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और आधी आबादी को गरीबी में धकेल दिया है। चुनिंदा आर्थिक विकास इस राजनीतिक संकट का स्थायी समाधान नहीं है, जिसे एक ऐसे फिलिस्तीनी नेतृत्व ने बिगाड़ दिया जिसके पास ना तो शक्ति है ना ही वैधता। और तो और नेतन्याहू ने कट्टर राष्ट्रवादियों और नस्ल भेदी नेताओं के हाथ में सत्ता की चाबी सौंप दी है। 8 अक्टूबर को ही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी शिमरित मायर की टिप्पणी पढ़ने लायक है। मायर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सलाहकार रह चुकी हैं। उन्होंने लिखा, समस्या हमास तक सीमित नहीं है। आगे टिप्पणी की, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के इतिहास में सबसे विनाशकारी दिनों में गिना जाएगा। इन घटनाओं में बार बार हमास का जिक्र आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 और चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली, दुश्मन को खुश करने की नीति, इस उम्मीद में कि हमास अंत में अपने जिहादी मूल से बाहर निकल जाएगा। दूसरी बात, हम अपने आंतरिक राजनीतिक मतभेदों से बाहर नहीं निकल सके, इसने हमारे समाज और सेना दोनों को बांट दिया। इजरायली राजनेताओं और सैन्य अधिकारियों ने पिछले 2 साल जनता को ये विश्वास दिलाने में बिताए कि हमास डर गया, उसे युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो गाजा की वैध सरकार के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में जावेद नकवी ने सवाल पूछा, क्या हम यहूदियों की बजाय यहूदीवाद से नहीं लड़ सकते?
नकवी लिखते हैं, इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार इस हमले को भड़काने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। इस सरकार ने ही पवित्र अल-अक्सा मस्जिद को यहूदी चरमपंथियों द्वारा अपवित्र करने की अनुमति दी। इनके सैनिक गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं और वहां बसने वालों को बेखौफ होकर अधिक जमीन लूटने की इजाजत दे रहे हैं। हमास के हमले ने इजराइल को झटका दिया है और प्रधानमंत्री नेतन्याहू को शर्मसार कर दिया है। सऊदी अरब के अखबार अरब न्यूज़ के मुख्य संपादक फैजल जे अब्बास ने 7 अक्टूबर को संपादकीय में लिखा, हमास हैज़ क्रॉस द रूबिकॉन, व्हाट नाउ? यानी हमास ने पहला मोर्चा जीत लिया है, अब क्या? फैजल लिखते हैं, इजराइल फिलिस्तीन विवाद में जो उबाल आया उसने एक ही समय पर कई संकेत दिए हैं। पहली बात, हमास के इस हमले के पीछे महीनों की प्लानिंग रही होगी। हकीकत में लगातार दमन और बुनियादी अधिकारों को नज़रअंदाज करने की वजह से ऐसा होना तय हो गया था। जो ये दावा कर रहे हैं कि हमला बेवजह हुआ वो गलत है, लेकिन क्या इससे आम लोगों की हत्या और किडनैपिंग को जायज़ ठहराया जा सकता है? कतई नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन विलन है और कौन पीड़ित। तो अब आगे क्या हो सकता है? हालिया समय के इतिहास को देखें, नतीजा काफ़ी हद तक प्रत्याशित है। इजराइल कहेगा कि उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार है, वो फुल स्केल वॉर का ऐलान करेगा और जवाबी कार्रवाई में भरपूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। नतीजा चाहे जो रहे, हमास कहेगा कि हमारी जीत हुई है। बहुत सारे फिलिस्तीनी भागते इजरायली लोगों और किडनैप किए गए सैनिकों की तस्वीरें देखकर जश्न मनाएंगे। थोड़े समय बाद वही फिलिस्तीनी इजरायली टैंक्स और फाइटर जेट्स की बमबारी से हताहत होंगे। उसके बाद अरब देश रेस्क्यू के लिए आएंगे और गाजा के पुनर्निर्माण की कोशिश करेंगे। फैजल ने जो 7 अक्टूबर को लिखा था, इजराइल हमास युद्ध कमोबेश उसी दिशा में बढ़ रहा है। इजराइल ने फुल स्केल वॉर का ऐलान कर दिया है और 3 लाख सैनिकों को लेकर गाजा पट्टी में घुसने वाला है। आगे क्या होता है, इससे जुड़ी अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय में कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने हारिका यादव, देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।